नेक्स्ट है 127वां प्रश्न, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया? तो चेन्नई के अंदर। पटसन के सामान का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो जूट। यह आपको एमसीक्यू टाइप में और वैसे भी मिल सकते हैं अति लघुत्रात्मक रूप में, इसलिए हमने इनको डबल लिखा है, पहले अबसद के रूप में और फिर अति लघुत्रात्मक के रूप में। 130वां है, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ विनिर्माण उद्योग श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 के अंदर भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष हुआ? तो 1948 के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को कौन निर्धारित करता है? तो WTO। WTO का पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है। 134वां, एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 135वां है, प्रथम विश्व युद्ध का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। संचार विषय की सूची में शामिल होता है तो संघ सूची में। 138वां, GDP का अर्थ क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। 139वां है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो 1969 के अंदर। नेक्स्ट है 140वां, गिरमिटिया मजदूर प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1921 के अंदर। 141वां है, लोकतंत्र का एक गुण बताइए? तो लोकतंत्र जिम्मेवार वेद शासन की व्यवस्था करता है। 142वां, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 के अंदर। 143वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 के अंदर। नेक्स्ट है 144वां, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग ने। एमसीक्यू टाइप में भी मिल सकता है, ऑप्शन भी दिए हुए हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। 145वां है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से। 146वां, लोहे इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। 147वां, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो UNDP के द्वारा। अब आपको पूछ लिया जाता है UNDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 149वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 150वां क्वेश्चन है, द्वितीय द्विदलीय व्यवस्था किस देश में है? तो ब्रिटेन के अंदर है। 151वां है, भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया? तो चेन्नई में। 152 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो चीन के अंदर हुई। 153वां है, चटनी म्यूजियम कहाँ प्रसिद्ध है? तो त्रिदाद और गयाना के अंदर प्रसिद्ध है। 154वां है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 के अंदर। विश्व में सर्वप्रथम उद्धरण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई? तो चीन के अंदर। नेक्स्ट है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी? तो 8008 ईस्वी के अंदर। 157वां है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रण संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता से हुआ। 158वां है, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राममोहन राय ने किया। नेक्स्ट है, आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? तो योहान गुटेनबर्ग ने किया। 160वां प्रश्न है, वह देश, ये शब्द वह है, लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है। वह देश जो लंबे समय तक मुद्रण सामग्री का प्रमुख उत्पादक रहा? तो चीन। प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है, कुछ शब्द आगे कुछ पीछे इसमें। 161वां है, इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो पेनी चीएफ बुक्स के नाम से जाना जाता है। 162वां है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 के अंदर, जून 1992 के अंदर। एजेंडा 21 क्या है? इसको पूरा याद करके जाइए, पूरा पढ़ करके जाइए, बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, छोटा भी पूछा जा सकता है। 163वां, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मृदा उपयुक्त है। 164वां, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हिमालय क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का वृक्ष है? तो औषधीय वृक्ष। केरल में स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? इसका आप उत्तर आप कमेंट के अंदर लिख करके बताइए, हमने काफी ज्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। व्यापार से क्या अभिप्राय है? तो राज्यों तथा देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार है। तो केरल में ये जो बाघ रिजर्व है, इसका उत्तर आप साथ में लिख ही लीजिए, पेरियार बाघ रिजर्व है। पेरियार बाघ रिजर्व है।
और कमेंट के अंदर भी आप बताते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 के अंदर हुआ। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो सर्वप्रथम वन प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है, 170वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। वनों की कटाई को रोकना हिमालय प्रदेश में अमृता देवी के नेतृत्व में ये किया गया था और 363 लोगों ने बलिदान दिया था खेजड़ी के वृक्ष के लिए, वृक्षों के लिए। 171वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहा करते हैं? तो आधुनिक भारत के मंदिर। अब ऐसे भी पूछ लिया जाता है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? अब कैसे भी प्रश्न पूछने वाला पूछ सकता है, तो याद करके जरूर जाए। 172वां क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो श्रीलंका। 173वां है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो यह लोकतंत्र की आत्मा है। 174वां, पर्यटन का कोई एक लाभ बताइए। तो राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, 176वां स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली। कांडला पतन किस प्रकार का पतन है? तो ज्वारीय पतन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 180 है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो सत्ता का क्षैतिज विवरण। नेक्स्ट है 181, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। 182 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच 1853 के अंदर चली थी, 1853 के अंदर। 183वां प्रश्न है, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यवाद स्थापित है? तो सिंहली समुदाय का। नेक्स्ट है 184 नंबर प्रश्न, संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो मनाली से लेह के बीच। 185वां, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक शुरू हुआ? तो 1914 से 1918। जीडीपी का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया गया? तो 1733 के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ को कब और किसके द्वारा गठित किया गया? तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है? इससे संबंधित, उपभोक्ता से संबंधित एक प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है। उपभोक्ता जो दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बार बार प्रश्न आ रहे हैं, इनको याद अभी करें। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से इसका उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 190, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। प्रश्न संख्या 191, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना? तो 1969 के अंदर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929। बार बार ये प्रश्न याद अभी करें इनको। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय का विचार समग्र मानवतावाद है। समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 198, प्रश्न संख्या 198 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किसने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वैश्वीकरण को फैलाने में सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन तकनीकी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर हो जाएगा। सेल की स्थापना कब की गई? तो सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण, यह भारत में इस्पात नियंत्रण में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह पूर्णतया एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई। ऐसे भी पूछ लिया जाता है सेल की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1973 को। प्रश्न संख्या 201, पटसन एवं
पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, जीन पुल की सुरक्षा के लिए, मृदा अपरदन एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए, प्राणियों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए, स्थानीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए। प्रश्न संख्या 203 है, वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। तो सरकार द्वारा शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, उसका पालन भी करवाया जाए। यह नहीं कि प्रतिबंध लगा दिया है, उसका पालन भी होना चाहिए। समय समय पर संरक्षण के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाए और कानून बनाए जाए। प्रश्न संख्या 204, जैव विविधता के 2 लाभ लिखिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव जो पार्ट है आपकी, उससे दूसरा पार्ट जो है ना, उससे ये प्रश्न है। सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप देते हैं। भारत की प्राकृतिक संपदा, वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वन्य प्राणी तथा वनस्पति हास का मतलब होता है कमी, कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है? तो रेलवे लाइन, कृषि को व्यवस्था, वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि। खनन जो क्रियाएं है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे क्या है, वन्य जीवों की कमी आ रही है। तो ये मानव क्रिया है और ये उत्तरदायी है। आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव, स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई। स्थानांतरित खेती एक स्थान पर की जाती है, वहाँ की वन क्षेत्र को समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में कर ली जाती है। भूमि की उर्वर क्षमता कम होते ही दूसरे क्षेत्र को अपना लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, वन्य जीवों की कमी हो रही है। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट जो पार्ट है, इससे भी 2-4 प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट जो है, संसाधन एवं विकास, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण लिखिए। तो जल का अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में असमान वितरण के कारण, बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ना, प्राकृतिक पारितंत्र की कमी के कारण पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होना। नेक्स्ट है 207 प्रश्न संख्या, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता किस प्रकार व्यक्त की? तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कहीं सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। गांधी जी ने जो अपनी चिंता व्यक्त की है वो इन शब्दों में है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस प्रकार से नेक्स्ट है हिमालय, 200 प्रश्न संख्या 208 है, हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से कौन सी मृदा बनती है? तो जलोढ़ मृदा बनती है। जलोढ़ मृदा के बारे में भी थोड़ा पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट है पट्टी कृषि क्या है? तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। प्रश्न संख्या 210 है, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? बड़ा क्वेश्चन अगर पूछे तो संसाधन की परिभाषा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। ये परिभाषा लिख करके आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं और ये परिभाषा भी 1 नंबर की पूछी जा सकती है। संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। जैव कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से होती है, जैसे मनुष्य और पशुधन, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी है, जैसे चट्टान और धातुएं। नेक्स्ट है समाप्यता के आधार पर, तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, इनकी परिभाषा भी याद करें। ऐसे संसाधन जिनको भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और सौर ऊर्जा राजस्थान में हमारे सर्वाधिक उत्पन्न की जाती है। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से? तो ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबे समय के अंतराल में होता है, खनिज और जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर है, तो व्यक्तिगत संसाधन,
सामुदायिक स्वामित्व संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत में ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे चारागाह, तालाब, बाग, कुआं का जल इत्यादि। सामुदायिक कौन से होते हैं? तो ऐसे संसाधन जो समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे चरण भूमि, तालाब, खेल के मैदान इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय, जैसे खनिज पदार्थ है, जल संसाधन में सड़कें, नहरें, रेल लाइन इत्यादि। और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कौन से है? तो ऐसे संसाधन जो भारत की सीमा से बाहर है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन और विकसित, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया, जैसे गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपहरण संभावना है। नेक्स्ट है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, भंडारण और संचित कोष। ये दो भी आप पॉइंट साथ में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई? तो कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों की कमी हो गई, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, इससे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और भूमंडलीय तापमान। सतत पोषणीय विकास क्या है? विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान में विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। अब ये देखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है? तो इसको भी आप पढ़ करके जाइए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए किया गया। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेते हैं और सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। नेक्स्ट है एजेंडा 21 क्या है? तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया। एक याद कर लो, इनमें से उसमें भी काम आ जाएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। और अगर ये आपको 1992 वाली दिनांक पूछे कब किया गया, तो ये भी छोटा प्रश्न काम में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 214 देखते हैं। राजस्थान में कौन से संसाधनों की बहुतायत मात्रा होती है? तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। 215वां क्वेश्चन है संसाधन नियोजन क्या है? तो राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन के सोपान बताइए, ये भी आप पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के, अब जो 3 नंबर वाली क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व बताइए। भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इनका उत्तर आप पढ़ करके जाइए। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है और यह क्यों आवश्यक है? ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको शायद मिल सकते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ करके जाइए। अब जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनको देखते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन जो 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा, उसमें ज्यूसेपी मैथ्सनी और फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एक आप अनसर्ट जो नामक जो दार्शनिक है ना, उसके बारे में भी आप याद करके जाइए। नेक्स्ट है आपके अनुसार, ये हमने अथवा में दिया ना, तो ये आपके लिए तो ये दोनों ही मोस्ट है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख में कौन सी शाख श्रेष्ठ है तथा क्यों, ये भी आप याद करके जाइए। या तो ये मिल सकता है या ये भी मिल सकता है, दोनों ही मोस्ट है और दोनों में से एक करना है वहाँ पर। यहाँ पर तो आपको याद दोनों ही करके जाने हैं और जितना हो सके आप उतना पढ़ करके जाइए। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जर्मनी का एकीकरण मोस्ट है, इटली का एकीकरण मोस्ट है। इटली का एकीकरण 2023 में पूछ लिया, तो जर्मनी का एकीकरण अब की बार हमने पेपर में इसलिए आपको दिया है। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ करके जाइए। भारत के मानचित्र में रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, विशाखापट्टनम, पोरबंदर और मयूरभंज, जमशेदपुर, विजयनगर और रावतबाटा, ये सारी की सारी जानकारी आप उसमें देख करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा क्या रहा आज का वीडियो, ये कमेंट में बताइए। अपने साथी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जितना हमने
हमको मोस्ट लगा उतना हमने सारा बता दिया आपको। बाकी आप अपनी इंसा से पूरा का पूरा पढ़ करके जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कितने % आपको मिलते हैं वो कमेंट में पेपर होने के बाद में ज़रूर बताइए।